हिंदी सिनेमा ने कई कालजयी फिल्में दी हैं। कालजयी करने से मेरा तात्पर्य यह है कि ये फिल्में आज भी लोगों को उतनी ही प्रिय है जितने ये अपने रिलीज के वक्त में हुआ करती थी। ऐसी एक फिल्म है दीवार, जो 1975 ईस्वी को आज ही के दिन रुपहले पर्दे पर आई थी और आज 50 वर्ष पूरे होने के बावजूद इसका क्रेज वैसे ही बरकरार है। इस फिल्म की चर्चा के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जिस प्रकार से तुलसीदास ने सीता के स्वयंवर के बारे में कहा था कि जहाँ तहाँ गुण बरनई सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जोगू, वैसे ही उस वक्त फिल्म के समीक्षकों ने दीवार फिल्म को लेकर कहा था कि इस फिल्म को तो लोगों को जरूर ही देखना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म है ही बड़ी लाजवाब। इस फिल्म में मूल रूप से अपराध को समाप्त करने के लिए एक ही परिवार के दो लड़के अलग अलग भूमिका में रुपहले पर्दे पर आते हैं। एक अपराध से मिटाने के प्रक्रिया में आते हुए एक बड़ा अपराधी बन जाता है, या और उसके आगे दूसरे सारे अपराधी बौने हो जाते हैं, और इस प्रकार से वह अपना बचपन में अपने परिवार के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने का प्रयास करता है। और दूसरी तरफ उसका भाई, वह भी उसी परिस्थिति में, उसी अपराध की प्रतिक्रिया में समाज में आगे बढ़ता है, लेकिन वह समाज के रक्षक के रूप में पुलिस की नौकरी करते हुए कानून के पालन करवाकर अपराधियों का दमन करने का प्रयास करता है। और यही उस दोनों भाइयों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, जो अपने अपने तरीके की वजह से है। इस फिल्म में माँ की भी बड़ी भूमिका है, जो कानून का पालन करने वाले अपने बेटे का पक्ष लेती है, और अपराध को समाप्त करने वाले अपने बेटे का पक्ष नहीं लेती है। इस फिल्म में अपराध को खत्म करने वाले की नायिका के रूप भी आती है, जो उसे समझाकर अपराध की दुनिया से वापस लाना चाहती है। यह अलग बात है कि वो अपने इस उद्यम में सफल नहीं हो पाती है। इससे पहले इस फिल्म की कथानक की चर्चा मैं आपसे करूं, आपको मैं इसमें काम करने वाले उन अभिनेताओं की जानकारी दे देता हूं, जिसने इस फिल्म में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। बड़े भाई के रूप विजय के रूप में इसमें अमिताभ बच्चन है, जिसकी उस समय तूती बोला करती थी एंग्री यंग मैन के रूप में। तो दूसरी तरफ शशि कपूर हैं रवि के रूप में, जो पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। माँ की भूमिका में निरूपा राय हैं। तो अपराधी की प्रेमिका के रूप में, अनीता के रूप में परवीन बॉबी हैं, और वहीं बीरा जो रवि की पत्नी की भूमिका में है, वह नीतू सिंह है। अब आप इस फिल्म के कथानक को गौर से ध्यान देखिए, आपको इन दोनों ही प्रवृत्तियों के बीच अंत में कानून का पक्ष लेने वाले की जीत दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से अंत में कानून का पक्ष लेने वाला जीतता है और अपराध हारता है। फिल्म दीवार में आनंद वर्मा अपनी पत्नी सुमित्रा वर्मा और अपने दो छोटे बेटे विजय वर्मा और रवि वर्मा के साथ एक साधारण घर में रहते हैं। वह एक सिद्धांतवादी और सम्मानित ट्रेड यूनियन नेता हैं, जो संघर्षरत मजदूरों को हड़ताल पर ले जाते हैं, क्योंकि वे अपने मालिक बद्री प्रसाद से रियायतों के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन पर निर्भर हैं। हालांकि बद्री प्रसाद आनंद के परिवार का अपहरण करके और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मजदूरों के अधिकार देने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करके उससे बदला लेता है। जब हड़ताली मजदूरों को आनंद की हरकतों के बारे में पता चलता है, तो वे सभी उसे कोसते हैं और उसे लगभग मार डालते हैं। इस बात से अनजान कि आनंद को ऐसा करने की धमकी दी गई थी। इस बीच क्रोधित मजदूर आनंद के परिवार को भी सताते हैं, और उनमें से कुछ शराब के नशे में विजय को पकड़ लेते हैं और उसके बाएं हाथ पर हिंदी शब्दों में मेरा बाप चोर है और मेरा नाम विजय है और पूरा नाम विजय वर्मा है, और मेरा बाप चोर है और मेरा नाम विजय है का टैटू गुदवा देते हैं।
अपमान को सहन करने में असमर्थ आनंद शहर से भाग जाता है और अपना शेष जीवन ट्रेनों में यात्रा करते हुए बिताने का फैसला करता है। अपने परिवार को त्याग देता है जिसके लिए उसने अपने सिद्धांतों और आदर्शों को त्याग दिया था। हताशा में सुमित्रा विजय और रवि को लिए हुए मुंबई आ जाती है और एक अकेली मां के रूप में अपने बेटों को पालन करने के लिए कम वेतन वाली शारीरिक मजदूरी का सहारा लेती है। उसका घर एक विशाल पुल के नीचे फुटपाथ पर है जो लाखों बेघर शहरी गरीबों का घर है। जैसे जैसे विजय वर्मा और रवि वर्मा मुंबई की मलिन बस्तियों में बड़े होते हैं, विजय वर्मा को अपने पिता के अपमान का गहरा एहसास होता है क्योंकि वह अपने पिता के कथित कुकर्मों का शिकार हुआ है और उसकी बाँह पर हमेशा मौजूद टैटू उसे अपने अतीत की याद दिलाता है। वह एक मंदिर में भी प्रवेश करने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह अपना भाग्य खुद बनाना चाहता है और देवता से इसके लिए भीख नहीं मांगना चाहता है। विजय एक जूता पॉलिश करने वाले के रूप में अपनी शुरुआत करता है और बाद में अपनी युवावस्था में एक शिपयार्ड मजदूर बन जाता है। रवि वर्मा को पढ़ने में सक्षम बनाने के लिए वो अपनी शिक्षा का त्याग करता है। दूसरी ओर रवि एक आदर्श नागरिक है और कानून और धार्मिकता के प्रति प्रतिबद्धता से अडिग है। यद्यपि नौकरी पाने के उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, तभी रवि डीसीपी नारंग की बेटी बीरा से प्रेम करता है जो उसे पुलिस प्रशिक्षण के लिए भेजती है और जल्दी ही वह सब इंस्पेक्टर का पद प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ विजय अपने अधिकारों की लिए लड़ने की प्रक्रिया में शिपयार्ड के मालिक सामंत के गुर्गों को साप्ताहिक जबरन वसूली का भुगतान करने से इनकार कर देता है जो एक निर्दयी अपराधी है। विजय सामंत के कई गुर्गों की पिटाई करता है और निराश सुमित्रा उसे इस बात के लिए डांटती है। तभी विजय व्यंग्यात्मक रूप से उससे पूछता है कि क्या वह उसे भी कायरों की तरह भागने की उम्मीद करती है, जिसका अर्थ है कि वह अपने पिता के कार्यों की आलोचना करता है। इससे परेशान सुमित्रा विजय को थप्पड़ मारती है और आधे मन से आनंद का बचाव करती है। हालांकि यह घटना सामंत के प्रतिद्वंद्वियों में से एक मुल्कराज दावर को प्रभावित करती है जो सामंत द्वारा 3 बार अपहरित किए गए अपने तस्करी के सोने की बुलियन की रक्षा के लिए विजय को अपने काम पर रखता है। विजय सोने के बुलियन को अपहरित करने में उसकी मदद करने के लिए सामंत को जानकारी बेचता है, सामंत से पैसे लेता है और फिर उसके गोदाम से सोने के बुलियन को जब्त करता है और उसे दावर को सौंप देता है। प्रभावित होकर दावर विजय को एक बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप देता है जिससे वह अपने परिवार के लिए एक भव्य घर खरीद लेता है। इस बीच डीसीपी नारंग रवि को मुंबई के कुछ खूंखार अपराधियों और तस्करों को पकड़ने का पहला काम देते हैं जिसमें दावर और रवि का अपना भाई विजय भी शामिल हैं। रवि अपने भाई को कभी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल न करने के कारण सदमे में है और अब उसे विजय को पकड़ने या पुलिस बल छोड़ने के बीच फैसला करना होगा। बाद में रवि एक गरीब लड़के चंदर को चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार करने के प्रयास में उसके पैर में गोली मार देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चंदर ने अपने परिवार के लिए केवल कुछ रोटी चुराई थी। पुलिस हिरासत में चंदर को अस्पताल में भर्ती करने के बाद पश्चाताप में डूबा रवि उसके घर जाता है, उसके परिवार को कुछ खाना देता है और अपनी हरकत कबूल करता है, लेकिन चंदर की क्रोधित मां रवि को डांटती है और उस पर गोदामों में सामान रखने वालों की रक्षा करने और अपने भूखे परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहे छोटे चोरों का शिकार करने में राज्य के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाती है। हालांकि चंदर के पिता जो एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं रवि को माफ़ कर देते हैं और यह कहकर गोली चलाने को उचित ठहराते हैं कि चाहे लाख की चोरी हो या 1 पैसा, सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और अगर सभी गरीब और ज़रूरतमंद एक ही जीवन जीने लगे तो इससे अराजकता फैल जाएगी। चंदर के माता पिता से दोनों पक्षों को सुनने के बाद रवि, जो शुरू में अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनिच्छुक था, आखिरकार डीसीपी नारंग से अपना मामला लेने के लिए सहमत हो जाता है। जब रवि को पता चलता है कि विजय ने अपराधों से रातों रात संपत्ति अर्जित की है तो वह विजय का सामना करता है और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश देता है। हालांकि विजय ऐसा करने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि उसके और उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। फिर भी रवि उसके द्वारा खरीदे गए घर को छोड़ने और अपने पुलिस क्वार्टर में रहने का फैसला करता है। सुमित्रा भी विजय से घृणा करती है और अपने ईमानदार छोटे बेटे के साथ रहने का फैसला करती है।
यहाँ तक कि वह विजय द्वारा दिए गए ऊंचे अपार्टमेंट को लेने से भी इनकार कर देती है जहाँ वह कभी मजदूरी किया करती थी। इसके बाद रवि डीसीपी नारंग द्वारा दिए गए अपने कार्यों को पूरा करता है और विजय और डावर के गिरोह के कई गुर्गों को गिरफ्तार करता है, जिसमें खुद डावर भी शामिल है, जिससे विजय और रवि के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अपनी माँ और भाई और अपने कई सहयोगियों को खोने का गम सहते हुए विजय अनीता नामक एक वेश्या के साथ अंतरंग संबंध में प्रवेश करता है। अनीता विजय को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने हाथों पर बने टैटू को मिटाने की सलाह देती है, लेकिन विजय कहता है कि ऐसा करने से टैटू पर लिखे शब्द उसके दिल और आत्मा से नहीं मिट सकते। इस बीच सुमित्रा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और विजय भी रवि द्वारा उसे गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त पुलिस के कारण अस्पताल में उससे मिलने में असमर्थ है। क्रोधित विजय पहली बार मंदिर में प्रवेश करता है और अपनी वफादार माँ की कीमत पर उसे दंडित करने के लिए देवता से भिड़ जाता है। नतीजतन सुमित्रा चमत्कारिक रूप से अपनी घातक बीमारी से ठीक हो जाती है, जिससे रवि और वीरा बहुत खुश होते हैं। बाद में विजय को पता चलता है कि अनीता उसके नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है और वह अंडरवर्ल्ड में अपनी ज़िंदगी को त्यागने का फैसला करता है ताकि वह अनीता से शादी कर एक प्रतिष्ठित परिवार की तरह रह सके, खुद को पुलिस के हवाले कर सके और सुमित्रा और रवि से भी माफ़ी मांग सके। वह नहीं चाहता था कि उसके अजन्मे बेटे को उस तरह से दाग लगे जैसे उसे लगा था। वह सुमित्रा को भी फ़ोन करता है और उससे आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में आने के लिए कहता है। इसके बावजूद तब एक बड़ा मोड़ ले लेती है यह फिल्म जब सामंत और उसके गुर्गे वहां पहुंचते हैं और बदला लेने के लिए अनीता की पीट कर हत्या कर देते हैं। एक भावुक क्षण के बाद अनीता विजय की बाहों में मर जाती है, जो सामंत और उसके गुर्गों की बेरहमी से हत्या करके फिर उसका बदला ले लेता है। इस तरह खुद को हमेशा के लिए एक अपराधी करार देता है। रवि को सामंत और उसके गुर्गों की मौत के बारे में पता चलता है। जब दोनों भाई अपराध स्थल पर अंतिम भिड़ंत के लिए मिलते हैं तो रवि विजय से भागना बंद करने और आत्मर्पण करने की विनती करता है और उसके हाथ और दिल में नहीं मानने पर घातक गोली मार देता है। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल और मरणासन विजय रवि से बचने के लिए कार का उपयोग करता है और उसे मंदिर की दीवार से टकरा देता है, जहां वह सुमित्रा से फिर से मिलता है और क्षमा याचना करता है। फिर विजय सुमित्रा की बाहों में मर जाता है, जिससे वह बेहद बिखर जाती है। और ठीक उसी समय जब रवि मंदिर पहुंचता है और विजय के साथ अपने जो किया उसे पूरी तरह से व्याकुल हो जाता है। फिल्म डीसीपी नारंग और पुलिस द्वारा रवि को न्याय की सफल खोज के लिए वीरा और सुमित्रा के साथ पुरस्कृत करने के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है। हालांकि रवि अभी भी विजय वर्मा की हत्या के लिए पश्चाताप से भरा हुआ है।